हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप। उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दिए शॉर्ट में। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उनके हम कुछ पॉइंट्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब तक जो हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ जो है एक फोर्स को डिस्क्राइब करता है जो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रही हैं। ठीक है, इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स और इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो पहले उस फॉर्मूला को लिखेंगे कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये हम बेसिक फार्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, इस फार्मूला से हमें पता लग गया कि दो पॉइंट चार्जेस अगर हैं, चाहे वो सेम चार्जेस हैं चाहे वो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में कोई ना कोई जो फोर्स है वो होगी। फोर्स का पता लग गया हमें, लेकिन क्या इस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन है? अगर है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का क्या मतलब है कि जो हमें फोर्स जो प्रोड्यूस हुई उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा, प्लस उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, सो इसीलिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसको हम लिखते हैं। सो जब हमने ये वेक्टर फॉर्म पढ़ा लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमें पता क्या लगी, दो पॉइंट चार्जेस जो हमने स्पेस में लिए, वैक्यूम में लिए, वहाँ से हमें पता लगा कि मान लो ये मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास Q2 है और एक पॉइंट चार्ज मेरे पास Q1 है। इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये दोनों चार्ज कोई भी हो सकते हैं, ये लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं पॉइंट चार्ज, और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। अब जो फोर्स Q1 की वजह से Q2 के ऊपर लग रही है, ठीक है, यहाँ पे लग रही है Q, इसको बोलेंगे हम F21 वेक्टर, मतलब सेकंड चार्ज के ऊपर जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है अलोंग दी डायरेक्शन ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ टू चार्जेस, जो दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो ये हमें पता लगा इस केस में, राइट। अब क्या करेंगे हम आगे, इसमें हमारे को पता लग गया डायरेक्शन। तो हमारे पास जो F21 है, इसकी जो डायरेक्शन हमने लास्ट में फॉर्मूला निकाला था वेक्टर फॉर्म में, तो उस केस में हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और हमारे पास जो ये है R12 कैप, राइट। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब मान लीजिए आपके पास दोनों क्या हैं, अगर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और जिनके ऊपर क्या है हमारे पास सेम चार्ज है। अब दो कंडीशंस लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन लेंगे जब हमारे पास क्या है, सेम पॉइंट चार्ज है, सेम पॉइंट चार्जेस हैं, और दूसरी हम कंडीशन लेंगे हमारे पास अपोजिट पॉइंट चार्ज है। क्लियर, हमारे पास अपोजिट पॉइंट चार्ज हैं। जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो हमारे पास क्या होगा, जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट होगा टू पॉइंट चार्जेस का, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मान लीजिए ये दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी मेरा पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव चार्ज दोनों होने के कारण इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, लेकिन अलोंग दी सेंट्रल लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, उनके अलोंग जाएंगे। क्लियर। अब जो फोर्स सेकंड चार्ज के ऊपर लग रही है पहले की वजह से, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज आर किस तरफ, पहले से पहली पोजीशन से लेकर, और ये जो सेकंड पोजीशन है R12 वेक्टर, ये इसकी इधर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, मतलब जिस तरफ जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इस हैंड के ऊपर हो। अब देखो, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो इस चार्ज के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू द एक्टिंग ऑफ सेकंड पॉइंट चार्ज, ये वाली। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड
पोजीशन से किधर की ओर लग रही है, फर्स्ट पोजीशन की ओर लग रही है, R2 1 वेक्टर, राइट, क्लियर। तो ये चीज होगी इसमें, मतलब इस केस में है जब हमारा प्रोडक्ट पॉइंट चार्जेस का ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, मतलब कुछ भी उसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है इसका मतलब उन दोनों में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। अगर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने लास्ट में जो लेक्चर लगाया था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उस केस में हमने एक फोर्स की वैल्यू निकाली थी, दैट इज F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये वाला, ये किसके अलॉन्ग होगा, जिधर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, R12 इसके केस में, F21 वेक्टर के केस में, तो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रही है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि हम डायरेक्शन पता कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन है तो हमारी उसकी यूनिट भी होगी डायरेक्शन की, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो केस था हमारा when 2 point charges, when the product of 2 point charges is greater than 0, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, राइट, एंड दैट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिधर हमारी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दोनों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर भी और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दोनों, ठीक है। ये हमारा ये जो कैप वाला होता है ना, ये वाला ये वाला, ये वाला, ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप वहां जाके पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 का, ठीक है, मान लीजिए दोनों अपोजिट साइन के ले लेते हैं। अब हम पॉइंट चार्जेस पहले हमने क्या लिए थे, सेम चार्ज, सेम पॉइंट चार्जेस के लिए थे। अब हम Q1 और Q2 क्या मानते हैं कि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक मेरे पास पॉजिटिव है एंड मेरे पास दूसरा क्या है, नेगेटिव है, दोनों, ठीक है। अब वही सेम लाइन के ऊपर रख देते हैं हम इसे, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे Q1 पॉइंट चार्ज है और ये मेरे पास क्या है, Q2 पॉइंट चार्ज है, क्लियर। अब दोनों अपोजिट साइन है, एक के ऊपर पॉजिटिव मान लो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव मान लो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अलोंग द लाइन और जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू पॉइंट चार्जेस, जो इसी लाइन के अलोंग करेंगे, क्लियर। अब जो फोर्स Q2 के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब सेकंड के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से, ठीक है, चाहे वो रिपल्शन ही है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह एक फोर्स इधर भी प्रोड्यूस हुई हमारी, इस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स एक्सर्ट ऑन पॉइंट चार्ज फर्स्ट गो टू द सेकंड चार्ज Q2, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखो इसमें फर्क क्या है हमारा, अब जैसे ही इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, लेकिन इसमें एक ही चीज का हमारा फर्क है, वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, क्योंकि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी हमारी, दैट इज अलोंग द R12 वेक्टर। ये देखो इस केस में R12 वेक्टर है, जिधर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, F21 एक्सर्ट हो रही है, उसी के अलोंग हमारा R12 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्लियर। बट जब हमारे अपोजिट साइंस हो गए तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा, जो F21 के ऊपर फोर्स होगी दैट इज अलोंग किसके वेक्टर, किसके होगी, यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, दैट इज अलोंग माइनस R12। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है R1 वेक्टर उसके अपोजिट होगी, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हमारी जो है ना, वो डायरेक्शन नहीं बदलती, उसकी सेम रहती है वही जो पहले थी, जो उसके केस में थी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, क्लियर। तो हमारी R1 जो 1 2 की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अब इस फोर्स की जो क्रिएट हुई ये वाली, ठीक है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर भी अब इधर ही होगा,
ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन अब इस फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव में, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन के केस में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी। अब जैसे ही हमने चार्जेस को चेंज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट हो गई फोर्स की, ठीक है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमारी प्रोड्यूस हुई दोनों केसेस में, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये दोनों केसेस को बताती है। जो ये वाली पहली इक्वेशन है, ये वाली हमने लिखी थी ना, फोर्स एक्सर्ट ऑन सेकंड चार्ज, ये दोनों चार्जेस के बारे में बता रही है। इससे ये नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज को नहीं ये बता रही कि ये Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों चार्जेस के बारे में ही हमें बता रही है, ये वाली एक इक्वेशन F21 वाली, ये वाली। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। ये सिंगुलर को नहीं बताएगी, दोनों चार्जेस की एग्जिस्टेंस को बताएगी, ठीक है। सो बोथ केसेस लाइक और अनलाइक चार्जेस करेक्ट होते हैं इस एक इक्वेशन से, क्लियर। सो द फोर्स जो है हमारे पास जो लग रही है, ये जो F21 है, ये किसको बता रही है, Q1, दो टू चार्ज Q2, सॉरी ये बता रही है Q2 के ऊपर, ठीक है। और अगर जो हमारी जो फोर्स, अगर हम इसकी बात करेंगे F12 वेक्टर की बात करेंगे, तो ये फोर्स एक्सर्ट ऑन चार्ज Q1, ये Q2 के ऊपर बता रही है, क्लियर। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट होगा दोनों का क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। किस केस में, जब हम क्या लेंगे, लाइक चार्जेस लेंगे, क्लियर, इस तरह से। सो जो हमारी F12 है ये किसके केस में हो गया अभी, जो फोर्स लग रही है हमारी F12, दैट इज ड्यू टू द चार्ज Q1, दैट इज एक्सर्ट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस, ठीक है। ये हम यहाँ से हमारी पता लग रही है। सो लेकिन ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी हमारी, ठीक है, हमेशा। अगर ये इधर लग रही है तो ये इसके अपोजिट लगेगी। इसी तरह हमारी, अगर आप अनलाइक चार्जेस ले लो, उसमें भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सो जो ये फोर्स लग रही है ये, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी, राइट। सो ये जो कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म वाला, जो कूलम्स लॉ, ये एग्री करता है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ को, न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ बोल सकते हो आप। तो इसी तरह जो कूलम्स लॉ है, दैट इज ऑलवेज अकर्ड इन अ वैक्यूम, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा एटॉमिक डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो जिसकी डायमेंशन क्या रहती है, 10⁻⁻10 मीटर के अलॉन्ग, ठीक है, इतनी रहेगी। मतलब कि एटॉमिक डायमेंशंस को मापता है, ये मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस जो होते हैं, क्लियर। सो और एक पॉइंट ये है कि कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है, 2 मासेस के बीच में बताता है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट चार्जेस आते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्सेज होती हैं इक्वल एंड अपोजिट प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर। 2 पॉइंट चार्जेस ले लो, अगर एक मतलब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, जितनी फोर्स से वो इधर जाएगा उतनी फोर्स से दूसरा चार्ज जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड से, क्लियर। बट एक जो चीज़ है कि इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। तो आपने क्या बोलना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारी, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो स्ट्रॉन्गर है। कैसे, मैंने एक आपको एग्जांपल बताई थी कि मान लीजिए कोई मेरे पास पीसीज ऑफ पेपर है, आप क्या करो, पेन या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को अपने ड्राई हेयर्स के साथ जब रब करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे उसमें। जैसे इसके पास लेकर जाओगे तो ये पेपर जो होंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसके साथ क्या कर जाएंगे, हमारे कॉम्ब या आपके पेन के साथ स्टिक कर जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखनी है।
अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। क्या पूछते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, ये हम यूनिट ऑफ चार्ज को जो हम डिस्कस करते हैं, तो इसको क्या, जब चार्ज को हम कहाँ पे लेते हैं, वैक्यूम में। तो मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, चाहे वो केमिस्ट्री के लगा लो, चाहे वो फिजिक्स के लगा लो, वो वैक्यूम में किए जाते हैं। वैक्यूम में इसलिए लेते हैं ताकि जो उनकी जो वैल्यू है, हमारे पास रीडिंग की वैल्यू है, वो एक्यूरेट आ जाए, एनवायरनमेंट कंडीशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मान लो हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यूनिट ऑफ चार्ज जब हम निकालते हैं, मान लो मेरे पास Q1 है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है हम सेम मान लेते हैं, ठीक है, कि Q है, ठीक है, तो दोनों का सेम है। और वो दो जो पॉइंट चार्ज हैं वो क्या है, R डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। जो R डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 1 मीटर, ठीक है। और जो फोर्स जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से एक यूनिट चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, सिंगल चार्ज की। अब Q1 हमारे पास फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे उसकी, किसकी वैल्यू निकालेंगे, यूनिट चार्ज की, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लूँगा। फोर्स जो है मेरे पास, फोर्स की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसमें आप एक बार वैक्यूम में ले रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा खुद, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी 1 में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की। तो इसको इज इक्वल्स टू लिखो। अब Q1 Q2 का मैं क्या मान रहा हूँ, एक सिंगल मैग्नीट्यूड में मान रहा हूँ यूनिट चार्ज में, तो Q × Q अपॉन R1 की वैल्यू मैंने 1 मीटर मान ली, ठीक है। तो इसमें मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर आ गया। फोर्स जो है मेरे पास, जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू रहती है एक फोर्स की, मैंने वो मान ली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो फोर्स वैल्यू है वो मान ली मैंने। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, और ये मेरी वानी थी। अब देखो ये Q स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब ये जो Q स्क्वायर है इसको आप क्या करोगे, ये इसके इक्वल आ गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसके बराबर आ गया। अब ये जो Q स्क्वायर है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा अंडर द रूट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये उधर जाके क्या हो गया हमारा, इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो आप, ये न्यूटन Q, हमने Q की ही वैल्यू निकालनी है। अब ये मतलब इसका जब रूट हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लगभग Q जो हमारे पास इक्वल होगा दैट इज इक्वल्स टू, हमने क्या मान, इसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू ±1 कूलम, ठीक है, 1 यूनिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, इस वैल्यू में क्रिएट होगा। क्योंकि इसका हो गया हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब ये क्या होगा, यहाँ तो प्लस यहाँ तो माइनस, ठीक है, यहाँ तो प्लस होगा या ये माइनस होगा। तो यहाँ से आप एक चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसका स्क्वायर रूट खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 × 10⁻⁹, ठीक है, 3 × 10⁻⁹, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम बोल सकते हो, ठीक है, स्टैट कूलम। ये आ गई हमारी एक चार्ज की वैल्यू। तो वैसे तो ये चीज़ें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है, कि ये एक क्या होता है, जब हम वैक्यूम में कोई भी चार्ज लेते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इक्वल एंड सिमिलर चार्ज वुड रिपेल इट विद द फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स से करेगा वो रिपेल इसको, 9 × 10⁻⁹, इतनी फोर्स से रिपेल करेगा। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे वैक्यूम में लेते हो तो वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन से एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आप सेम चार्ज ले रहे हो दोनों, रिपेल करेगा। अगर अनलाइक ले रहे हो तो इतनी फोर्स से वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये यूनिट ऑफ चार्ज आपने याद रखना है कि सिंपल वैल्यू याद रख लेना, क्योंकि इसकी उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट
जो चार्ज होती है ये होती है हमारी स्टैट कूलम में होती है, ठीक है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। स्टैट कूलम में आती हैं जितनी भी यूनिट ऑफ चार्जेज है ना, स्टैट कूलम। क्लियर। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर आप सिंगल स्टैट कूलम में नहीं वैल्यू पुट करनी है तो यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपने जो आपने वैल्यू डालते हो आप चार्ज की, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 कूलम किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁻9, ये वाला अभी आपने निकाला, ठीक है, कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो। फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 होगी, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने यूनिट ऑफ चार्ज निकालना है, मान लो मेरे पास ये फॉर्मूला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो क्या है, मैंने Q1 Q2 को दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लेना है कि ये यूनिट चार्ज के बराबर है, मतलब कि दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है ये यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में Q1 ये पुट कर दिया वैल्यू, R को आपने 1 मान लेना है, लेट कर लेना है कि 1 यूनिट की 1 है। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो दो चार्जेस के बीच में, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसकी फोर्स की, ये वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। इसको इसमें पुट कर देना है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो मेरे पास ये क्यू का होगा स्क्वायर इधर, तो ये उधर जाके स्क्वायर जो है उधर अंडर रूट बन गया, इसको जब खोलोगे तो ये बन गया मेरा प्लस माइनस में हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस 3 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो ये मेरे यूनिट चार्ज की जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। क्लियर। तो आज का लेक्चर इतना ही बच्चों।